नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ इस समय द कारवां के सीनियर जर्नलिस्ट सुनील कश्यप जी मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। हाल ही में इनका एक आर्टिकल कारवां मैगज़ीन में छपा, जिसने उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद और अति पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को लेकर रिपोर्ट किया। और उस आर्टिकल से कहीं न कहीं जो नज़र थी सबकी, वो उस तरफ चली गई, जो अति पिछड़ा वोटर था, उसको बीते 10 सालों में क्या मिला। तो आज हम उसी एंगल पर बात करेंगे सुनील जी से। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हमने आपकी वो रिपोर्ट पढ़ी, बड़ी शानदार वो रिपोर्ट थी। जी, गौरव तो भाई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, जी, और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो एक बड़ा चंक था अति पिछड़ा वोटर का, जी। जिसने बीजेपी को वोट दिया। हुँ। तो आज क्या स्थिति है उस वोटर की? क्या वो वोट देकर भाजपा को खुश है, संतुष्टि महसूस कर रहा है? क्योंकि एक बड़ा फ्रेम तो ये दिखाया जाता है कि वो हिंदुत्व के नाम पर उसने भाजपा को वोट दिया था, और आज भी वो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ है। देखिए एक जो अति पिछड़ा वोटर है, उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी और वो तमाम समय पे आप देखेंगे वो हमेशा बनी रहेंगी और ख़ासकर जब मान्यवर कांशीराम साहब ने पॉलिटिक्स शुरू की थी, उसके बाद जब वो अति पिछड़ों को लेके आए थे, तो उस समय वो चीज़ें उभर के आई थी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी उनकी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा उनका पहला सवाल था क्योंकि जैसे दलितों को लेके एक एससी-एसटी कानून था, उनको लेके कोई कानून नहीं था, तो सोशल सिक्योरिटी उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था। हुँ, दूसरा उनके लिए अगर आप गौरव भाई देखेंगे तो आप पाएँगे कि उनके लिए फिर जो है सोशल रिस्पेक्ट एक बड़ा मूवमेंट हुँ, है, कि सामाजिक सम्मान उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट रहा है क्योंकि इन सब के साथ में बहुत भेदभाव हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो वो उनके लिए दूसरा बड़ा मुद्दा था। और तीसरा जो उनके लिए बड़ा मुद्दा है, वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कि उनकी जो है राजनीतिक भागीदारी का सवाल। तो ये 3 जो इश्यू बनते हैं सोशल सिक्योरिटी सोशल रिस्पेक्ट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए हमेशा बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। मैं आपको एक घटना का ज़िक्र करता हूँ, 2017 की फरवरी का मामला था, मैं उन दिनों बनारस रहता था और क्या होता है कि एक यादव ने जो है एक बिंद लड़का था जो कि 12वीं के अपने एग्ज़ाम दे रहा था, उसके पिताजी से ज़मीन का झगड़ा था, उसको हत्या कर दी थी। तो लंका थाना है बनारस में बीएचयू के जी बिल्कुल। बाहर ही है, उस पे जो है कई हज़ार निषाद और बिंद इकट्ठा हुआ। वो एक तरीके से हब भी है वहाँ पर, बनारस वाला जो क्षेत्र हाँ, है वो हब आस-पास है का। और ये इलेक्शन से जो है कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी, ये हो रही थी। तो उसको लेके पूरा का पूरा वोट वो उस घटना को लेके मोबिलाइज़ हुआ और वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो वो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पहला सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का और ये चीज़ें थी। लेकिन जब वो 2017 में भी, 22 में भी सारे लोग इस तरफ आए, अभी क्या है कि इस तरफ भी जो है मतलब बहुत सारी घटनाएँ बढ़ गई है। इवन अगर आप अति पिछड़ों में पाएँगे तो सबसे ज़्यादा अगर हत्याएँ हुई हैं अति पिछड़ों में, इधर आप 3-4 साल में देखेंगे, तो वो प्रजापतियों की बड़ी हत्याएँ हुई हैं, प्रजापति समाज के साथ में हुई हैं। और इसका एक रिएक्शन आप पाएँगे कि अभी इस साल जब होली के बाद में प्रजापतियों ने होली मिलन समारोह जब अपने रखे, तो उनके बीच में आप ये देखेंगे कि उन्होंने तमाम जगह जब जो है होली मिलन समारोह में जब बीजेपी के नेता आ रहे थे, तो उन्होंने कई नेताओं को अपने यहाँ से हटा दिया। बोला कि आप इसमें विरोध किया हाँ, उनका। मतलब उसका विरोध किया, शामिल मत होइए। यहाँ के एक मंत्री का विरोध तो उन्होंने अपने ही समाज के आगरा वाले में कर दिया था। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, ये दिख रही है कि मतलब समाज के अंदर में जो है कि किस तरीके से हो रहा है। ये अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई चितौना की घटना थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई अनिल राजभर ने जो कि मंत्री हैं हुँ, हुँ, हुँ। वो योगी ठाकुर राजभर कुछ विवाद था। पूरा जो विवाद था और फिर उसमें जो है क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बोलते हैं कि मतलब उसकी इतनी हिम्मत होगी कि मतलब हम अगर अपने पे आ जाएँगे तो पैर पे पैर रख के उखाड़ देंगे। मतलब इस तरह लेकिन की जो अनिल राजभर जो हैं, वो तो एनडीए के साथ ही हैं। हाँ, मतलब उनके साथ ही है लेकिन क्या होता है कि जैसे कि वो जो जातिगत मसले हो रहे हैं, असलियत में ये सारे के सारे जो तबके हैं आप जब इन सारे समाजों को पाएँगे तो आप ये देखिए कि जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं, ओम प्रकाश राजभर जब ये बात करते हैं कि हमारे लोग थाने में नहीं हैं या हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हैं, डीएम नहीं है, तो इससे ये नहीं होता कि आप ये वो ये कह रहे हैं कि इससे
राजभर समाज का जो है कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इससे ये होगा कि उनकी थानों में या इस तरह के जगह पे उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी। इन सारे समाज को अगर आप पाएँगे तो इनके साथ में एक बड़ी दिक्कत है। आप इनसे मिलिए गाँव में तो ये सारा कुछ भी जो भी अति पिछड़ा है, आप उनसे बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। मतलब आप लेकिन 2017 में तो एक बड़ा जो नारा दिया था भाजपा ने, जहाँ तक मुझे याद है जब अमित शाह 2012 में प्रभारी बनकर यहाँ पर आए थे यूपी में, तो उनका खासा फोकस जो था वो अति पिछड़ों पर था। बिल्कुल, और उन्होंने अति पिछड़ों की जातियाँ ढूँढी, उनके महापुरुषों को ढूँढा हाँ। और एक-एक महापुरुष को ढूँढ के उनके नाम से जो जयंतियाँ थी, जो दिवस थे वो मनाने शुरू किए ताकि वो अट्रैक्ट हो सकें। जी, जी। लेकिन जब सरकार आई है, जैसे कि मैं देखता हूँ कि मुझे याद है 2022 के चुनाव में रैली थी बहुत बड़ी लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, निषाद समाज की रैली थी। वहाँ पर निषाद समाज के लोग थे और वहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद जिनकी और निषाद स्वराज पार्टी जो है इनकी, और अमित शाह भी वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर जो निषाद समाज के लोग थे उनका ये कहना था कि हम सिर्फ़ इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, एससी एसटी वाला, हमको एससी आरक्षण में शामिल किया जाए। लेकिन वो अब तक नहीं हुआ है। देखिए इसमें जैसे जो आप बात कर रहे हो, बात आप सही कह रहे हैं कि अमित शाह आए थे जब प्रभारी बन के यहाँ पे और उन्होंने इस तरह की सारी लीडरशिप मतलब जो है खोजी और इसमें आप देखिए वो ज़्यादातर जो लीडरशिप है वो बसपा की आई हुई लीडरशिप थी और कमोबेश पहली कैबिनेट में मतलब एक बड़ा नंबर मतलब वो 50% से बड़ा नंबर जो है बसपा कैबिनेट थी और विधानसभा में भी जो ज़्यादातर लोग थे वो बसपा के ही और उसमें इवन मतलब अति पिछड़े नहीं, आप ब्राह्मण विधायक भी पाएँगे तो वो भी ज़्यादातर बस पहले 2007 में वो बसपा से चुनाव जीत चुके थे। वही सारे ज़्यादातर लोग जो है इधर थे इसमें बड़ा उदाहरण के तौर पे तो आपके जो है ब्रजेश पाठक भी हैं डिप्टी कि सीएम डिप्टी सीएम है वो उसी रूट से आए हैं, वो बसपा के रूट से आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं, स्वयं प्रसाद मौर्य भी स्वयं प्रसाद मौर्य थे उसमें, केशव तो नहीं है, हाँ, केशव स्वयं तो प्रसाद मौर्य उसी दौरान आए थे। उसी में थे और भी बहुत सारे नेताओं को आप जाएँगे इवन लक्ष्मी नारायण जो अभी बात कर रहे हैं, वो भी बसपा से ही आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग जो है बसपा से आए हुए वो पूरी की पूरी कैबिनेट थी और उसमें अति पिछड़ों का नंबर ज़्यादा था। तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ है कि जो अति पिछड़ों के वोटिंग वाला फ़ॉर्मूला है, बीजेपी जो उसको कॉपी कर रही है, वो क्या कांशीराम वाला दिया वाला फ़ॉर्मूला, वही मानेवर साहब वाला फ़ॉर्मूला है? नहीं, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं मतलब ये एक कांशीराम की ही उस जो उस समय की रणनीति थी, उसी पे काम किया और इवन आप जो है जो पीढ़ी है अखिलेश यादव का, वो भी कांशीराम की ही का ही फ़ॉर्मूला है। मतलब वो भी 1585 की बात करते थे, तो वो सीधा-सीधा वही फ़ॉर्मूला है। तो वो अब की अगर आप उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स देखेंगे, तो वो कांशीराम के आइडिया पे ही पॉलिटिक्स हो रही है। बस ये है कि वो थोड़ा क्लेवर बदला हुआ है, नाम बदले हुए हैं, उस तरह की चीज़ें। और आप ये भी पाएँगे कि जो 22 के इलेक्शन में जो एक धड़ा बचा था बसपा के पास में, वो जो टूट के आया वो सपा के पास जो टूट के आया वो भी बसपा का ही है। अभी इस बार हम जिसमें देख सकते हैं जो रामाचल राजभर हो और लालजी वर्मा हो, ये सारे के सारे लोग थे वो वहीं से होके आए हैं मतलब उसी से आए हैं। तो मेन चीज़ ये है जैसे हम देखते हैं कि कौशाम्बी में हमने कुछ दिनों पहले एक घटना देखी, हमने देवरिया में एक घटना देखी, हमने सुल्तानपुर में एक घटना देखी। तो ये जब घटनाएँ होती हैं, जैसे पाल समाज के साथ हुई, निषाद समाज के साथ हुई, मौर्य समाज के साथ हुई, प्रजापति समाज के साथ हुई, क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलता है या फिर ये खबरें बन के रह जाती हैं? नहीं, नहीं, इनका असर बहुत होता है चुनाव में और ये असर हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 के इलेक्शन में भी इसका असर हमें दिखा। लोकसभा इलेक्शन में भी और इन समाजों ने वही सोशल सिक्योरिटी के सवाल पे वोट किया और ये असर हमें दिख रहा है कि बीजेपी का के खिलाफ में चीज़ें जाती हुई दिख रही है। आप जैसे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा मामला ना माने लेकिन आप देखें कि जब एक घटना पाल समाज के साथ हुई कि उसके 3 लड़के जो हैं बाइक पे जा रहे थे और उसको वहाँ के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते हैं और एक बड़ा अधिकारी जो है इस पे ट्वीट करता है। 1 पाल 2 पाल करके वो जो है उनका थोड़ा मज़ाक करता है। मतलब उनकी और कास्ट के साथ मज़ाक कास्ट करता के है। साथ वो जब वो मज़ाक करता है तो उसके बाद में सारे आप देखिए इवन साइकिल से लेके गाड़ी-घोड़े तक जितनी बड़ी चीज़ें उनके पास में थी, सब पे उन्होंने लिखवा दिया कि कह देना पाल साहब आए। तो ये एक बड़ा मूवमेंट बना और इसमें सामाजिक गीत भी बने इसको लेके और इसने पूरे मूवमेंट का ये चेंज किया कि ये जो वोट भाजपा के साथ था, वो हट के जो है सपा के साथ है और उसकी एक बड़ी वजह फिर ये हुई कि सपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल को बनाया, तो उससे भी चीज़ों का असर पड़ा है अच्छा, इस मैं एक सवाल मेरा एक और रहेगा, जैसे हम देखते हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा एक बहुत बड़ा चंक है जिसको ओबीसी कहा जाता है, लेकिन उसमें कई स्टेट्स में तो डिवाइड किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी डिवाइड नहीं किया गया है। तो जो एक जो नॉर्मल पिछड़ा है जिसमें यादव आ जाता है, कुर्मी आ जाता है, तमाम ऐसी समृद्ध जाति आ जाती हैं जिनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक तरफ वो जातियाँ जिनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
तो क्या लगता है कि ये जो अति पिछड़ा है इसने लंबे समय सबको वोट दिया है, पहले बसपा को वोट दिया जब कांशीराम साहब ने बोला कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, उन्होंने मंत्री बनाया, तमाम चीजें की, उसके बाद सपा को भी वोट दिया, भाजपा को भी वोट दिया, लेकिन आज भी स्थिति वही दयनीय बनी हुई है। देखिए गौरव भाई, इसको आप अगर समझेंगे ना, जैसे कि ओबीसी एक बड़ा उबड़ खाबड़ सा मामला है। जैसे ओबीसी जो है ना यूपी का, उसमें एक कुछ जो है आप देखेंगे, सबसे पहले एक बहुत सारी किसान कौमें हैं जिनमें आप जाट है, यादव है, कुर्मी है, गुज्जर है, लोध है, कुशवाहा है, तो ये किसान कौमें हैं। उसके बाद बहुत सारी कारीगर हुनरमंद जातियां हैं, उसमें मुस्लिम भी है और हिंदू हिंदू जातियां भी भी है। है, मतलब वो उस पूरे तबके में। फिर उसके बाद में आप पाएंगे कि बहुत सारी सेवादार जातियां, जिसमें नाई है, कार है, इस तरह की जो सेवा देने वाली जातियां, या फिर ओबीसी का जैसे बनिया वर्ग भी है, जिसमें तेली है, तमोली है, बरई है, इस तरह की, साहू कानू, इस तरह की जातियां हैं। फिर उसमें जो है एक निषाद वर्ग है, जिसकी उसकी भी बहुत सारी अपनी जातियां हैं, निषाद वर्ग की भी। निषाद बिंद मल्लाह। हाँ, तो और फिर इसमें जो है जैसे पशुपालक जातियां भी हैं, जिसमें पाल है और इस तरह की जातियां हैं। तो ये ना, और सबके ना इश्यूज भी कई बार अलग अलग हो जाते हैं, और क्योंकि सबका सोशल स्टेटस भी अलग अलग है, और सबकी आर्थिक कंडीशंस भी अलग है, और सामाजिक स्थिति में भी काफी कुछ मतलब चीजें हैं। तो इसलिए ओबीसी को कई बार एक फेम में देख के सोचना बड़ा टफ हो जाता है, और इसलिए इनका वोटिंग पैटर्न भी कहीं एक तरह बंध के नहीं जाता, वो भी कई बार अलग अलग ही जैसे हम जाता है। SC ST का देखते हैं कि एक साथ चला जाता है, अधिकतर हाँ, पुराने चुनाव अधिकांश देखा तो जाए तो। चला जाता है, लेकिन कई बार उसमें भी कई हाँ, लेयर है, उसमें भी मतलब उसके भी अंदर उस तरह के हुनरमंद और कारीगर, उसके भी अपने अपनी चीजें हैं। लेकिन उसमें भी क्योंकि कई एससी में भी और ओबीसी में भी, उसमें एक वर्ग को हमेशा नजर, नोमैडिक उनमें दोनों में बड़ा नंबर है। तो बंजारे कहा जाता है। मतलब उस तरह की हाँ, कास्ट है जो कि नोमैडिक है, और वो एससी में भी है और ओबीसी में भी है। तो आप जब पाएंगे तो ओबीसी में कई लेयर है, और कई लेयर, और रिजर्वेशन का भी जब सवाल आएगा ना, तो वो इसमें यही आएगा कि इसको कई जगह उसी लेयर के हिसाब से बांटने का भी काम करना चाहिए। जिसको लेके सवाल ये भी उठता है कई बार कि ओबीसी में भी सब क्लासिफिकेशन हो जाना चाहिए, कि जो अति पिछड़िया जातियां थी, वो 27% का आरक्षण जो उनको मिला था मंडल कमीशन, वो ले ही नहीं पाई है। उसको लेकर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की बात होती है कभी कभार। क्या लगता है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती है तो अति पिछड़े जो वंचित हैं बड़े लंबे समय से, उनको उनके अधिकार मिल पाएंगे? इससे बहुत फायदा तो होगा, मतलब जैसे कि हम बिहार की पॉलिटिक्स को जब देखते हैं, तो बिहार के लोगों को देखते हैं, जब वहाँ पे जो है मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया गया, तो इससे आप वहाँ पे अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स पाएंगे, तो अति पिछड़ों की पॉलिटिक्स भी, और दूसरा उनके जो है और भी सरकारी नौकरियों में भी अगर पाएंगे तो उनका नंबर, क्योंकि अभी जो जातिगत सर्वे आया था उसमें वो सब कुछ है कि उन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश में आप ये नहीं पाएंगे जी। कि उत्तर प्रदेश में उस तरह की चीजें नहीं हुई है। तो इससे क्या है कि उन लोगों का नंबर भी आपको दिखाई नहीं देगा, और ये आपको हुकुम सिंह कमेटी में ये मिल भी जाएगा कि ये नंबर हुकुम सिंह कमेटी में दिया गया है कि कितना नंबर किसके पास गया, तो उसमें बड़ा नंबर तो लेकिन कुर्मी और यादवों के पास ही गया है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय से जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, बसपा की रही हो, सपा की रही हो, ओबीसी आरक्षण की बात, जातिगत जनगणना की बात करती है। अब तो कांग्रेस भी करने लगी है, राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, लेकिन अति पिछड़ों के हक अधिकार और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की बात खासकर जो ओबीसी बेस की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वो कभी नहीं करती है। दरअसल उनको लगता है कि जैसे उनका जो बड़ा वोटर है वो यादव है, उन्हें लगता है कि अगर उसमें डिवीजन होगा तो शायद उसके साथ में दिक्कत होगी। यही प्रॉब्लम लोकदल के साथ भी है, और यही प्रॉब्लम जैसे कि हम ये बनी हुई इनके पास में, वो पहले अपने वोटर के बारे में सोचता है कि मतलब उनका वोटर कौन सा है, तो उन्हें नहीं लगता कि ये इसमें डिवीजन करना चाहिए, या वो कई बार ये बात करने लगे हैं कि पहले जातिगत जनगणना हो जाए उसके बाद इसमें तो डिवीजन क्या हो। जातिगत जनगणना एक बेहतर समाधान है अति पिछड़ों की समस्या के लिए, रोहिणी कमीशन? देखिए बात तो दोनों ही एक है कि दोनों का होना जरूरी है, लेकिन जैसे इस एवज में रोहिणी कमीशन को रोकना, उस पहले तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाए उसके बाद उसको लागू कर देना उस चाहिए। रिपोर्ट को लेके जैसे क्योंकि जैसे जब हम मंडल कमीशन भी आया था, तो उसको भी जब बांटा गया था, वो 1931 की ही जनगणना के आधार पर बांटा गया था। तो अब आप उस स्केल में देखेंगे तो वो तो उसको उसको लेकर तर्क ये दिया जाता है कि डाटा ना होने की वजह से वो जो है उसको रोक दिया गया है। लेकिन जो खबरें अंदर से बताते हैं वो ये कहा जाता है कि बीजेपी भी डरती है कि जो अपर क्लास ओबीसी है वो नाराज हो जाएगा, और समाजवादी पार्टी भी डरती है कि जो उनका अपना यादव वोटर है वो नाराज हो देखिए जाएगा। इसमें ना एक बड़ी बात गौरव भाई ये है कि जैसे कि सवाल इतना भर नहीं है कि जातियों के नंबर पता होने का ही मसला नहीं है। दरअसल ये कई तरह की लड़ाई है, जैसे वो आपको फिर ना इंटेलेक्चुअल मोर्चों पे देखेगी। अब तक का इंटेलेक्चुअल जो लोग है वो कौन है,
मतलब किसको मानना जाता है, फिर ये कल्चर के तौर पे भी माननी जाएगी कि किसकी कल्चर बेहतर है, किसकी कल्चर नहीं है। आप किसको बड़ा संस्कारी कह देते हैं, किसको नहीं कह देते। जैसे कि इसकी लड़ाई नौकरी तक ही नहीं है, इसकी लड़ाई और कई लेयर पे भी आके खड़ी होगी। वो सामाजिक आर्थिक चीजों पे भी खड़ी होगी, वो सामाजिक सांस्कृतिक चीजों पे भी खड़ी होगी, और सामाजिक बुद्धिजीवी पे भी खड़ी होगी। तो जब वो लड़ाई कई लेवल पे खड़ी होगी जाके, तो वो बेशक वो बहुत सारी चीजें टूटेगी। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि ऐसा ये मत माने कि आंकड़े नहीं है, कांशीराम तो कब से बोलते थे 15-50 से, उनके पास बेटर आंकड़े थे। और बिहार की जातिगत सर्वे ने शामिल बता भी दिया कि किसका कितना बड़ा नंबर है। कमोबेश आप जब इसे करेंगे तो यूपी में भी आपको वैसा ही नंबर नजर आएगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जब मैं सोशल मीडिया पर अति पिछड़ों की राजनीति रोहिणी कमीशन के बारे में बात करता हूँ, कि इससे ओबीसी वर्ग में बिखराव होगा, जैसे एससी वर्ग में बिखराव हो गया है, और ये इकट्ठा नहीं रहेगा, तो फिर इस ओबीसी वर्ग को ओवरऑल एक नुकसान हो सकता है। नहीं, खैर वो कई बार उनका मानना बहुत ही, मुझे लग रहा है कि वो सतही करके चीजें सोचते हैं, या कई बार जब आप अपनी ही जातियों के इर्द गिर्द रहते हैं तब। लेकिन न्याय का तगाजा क्या है, मतलब न्याय क्या मांग करता है? न्याय तो ये कहता है ना कि जो भी उससे वंचित रह गया, आप वहां तक न्याय लेके जाइए। और बिल्कुल। जब आप रिजर्वेशन लेके आ रहे थे, तो आप ये कर रहे थे कि जो भी पीछे रह जाएगा उसे हाथ पकड़ के आगे लाएंगे। चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाला रिजर्वेशन भी हो, कि जो भी पीछे रह जाएगा आप उसे हाथ पकड़ेंगे और आगे लेके आएंगे। तो वो जो समाज, जो चीज, जो भी व्यवस्थाएं पीछे रहेगी, आप उसे आगे तो लाना पड़ेगा ना आपको। ये तो देश हित में है। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे क्या होता है कि हम हर जगह अपने लोग देखना चाहते हैं, या अपनी जाति के लोगों को देखना चाहते हैं। ये एक बड़ी दिक्कत मतलब है। फिर ये इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ओबीसी जो है एक शाब्दिक वर्ड है, वो ग्राउंड पर देखा जाए तो ओबीसी उस तरीके से दिखाई नहीं देता है। देखिए ये सवाल वही है ना कि मतलब ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है ना, हाँ। जो कि 47 के बाद हाँ। मतलब चीजें पैदा हो रही हैं। लेकिन जो SC, जमीन पे ST नहीं है, दिखाई देता OBC है। है, जो जनरल है, उससे पहले क्या रहा होगा? उससे पहले तो ये सारी चीजें नहीं थी ना, 47 से पहले तो उस जी। तरह का मसला नहीं है। तो ये 47 से बात किया, और इसी के बाद में क्योंकि उसके बाद हम चुनाव में जाने लगे, तो फिर वहाँ रिप्रेजेंटेशन का सवाल आने लगा। तो धीरे-धीरे मतलब ये सारी चीजें बदली हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा, उत्तर प्रदेश में आपने आपकी रिपोर्ट से पता लगता है कि ठाकुरवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, पिछड़ों और अति-पिछड़ों की थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। इसको आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ठाकुरवाद हावी है? जैसे एक तो खैर कानूनन कार्रवाई का, जैसे जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था, जब मैं उन लोगों से मिल रहा था जिनके यहाँ पे हत्याएं हुई थी, जिनके परिवार के लोगों से, तो उनकी एफआईआर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, या उनको जब वो नहीं लिखी गई तो धरना प्रदर्शन जब किया तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की। जैसे यही चीजें जब दूसरे लोगों पे या दूसरे लोग उसमें शामिल हो रहे थे, तो उन पे कार्रवाई कैसे हो रही है? ठाकुर को जब नाम आ रहा है तो उन पे कार्रवाई कैसे हो रही है? हालांकि अभी पता नहीं आपको इसका है कि नहीं, जैसे कल ही एक खबर बड़ी तेजी से अभी जारी है कि मतलब जो है एक ठाकुर विधायक ने अपने घर पे एक पार्टी की, जन्मदिन की पार्टी थी, और उसमें बस तमाम ठाकुर जो थे वो इकट्ठा हुए इकट्ठा हुए, और तो उसको वो कुछ कुटुंब करके नाम दिया हाँ, है। कुटुंब परिवार करके हाँ, उन्होंने लखनऊ नाम, में वो बैठक हुई वो है। चीजें हुई है। जी। तो ये सारी चीजें तो दिख ही रही हैं कि मतलब किस तरह से। और आप एक और भी पाएंगे कि जैसे कि अखिलेश यादव ने बहुत सारी लिस्ट जारी की थी, कि अधिकारियों की लिस्ट जारी की थी, वो अलग से करते थे, इसमें इतने फॉरवर्ड है और इतने सिंह साहब है, इतने फॉरवर्ड है और इतने सिंह साहब है, मतलब और इतने पीडीए हैं। तो वो उसे भी आप एक देख सकते हैं कि मतलब वो सारी चीजें तो समझ में आ रही कि मतलब किस तरह से चीजें जा रही है। और इसका एक बड़ी वजह ये भी है कि एक जो है इंटरव्यू में जो है योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि मैं तो उस जाति में पैदा हो तो गया मुझे हूँ, गर्व है उस उस पे। पे गर्व है कि, और उसमें तो उसका मतलब ये हो जाता है कि उस जाति के लोगों का इन्फ्लुएंस सरकार में बढ़ जाएगा। जैसे वो आप उसको छोटा सा उस घटना से लगा सकते हैं, जो बनारस वाली घटना में जब वो बोल रहा है कि हमारी मैं ठाकुर हूँ और हमारा मुख्यमंत्री भी ठाकुर है, और इनकी इतनी हिम्मत होगी कि ये ठाकुरों के सामने बोल लेंगे। तो ये जो ताकत आ रही है, तो ये किस बेस पे आ रही है? तो लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन इससे तो मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का अगर हम मुख्यतः वोट बैंक देखें, जिसने 27 में जिसने 22 में वोट किया, 17 में वोट किया, वो तो ओबीसी का, ओबीसी में वो वर्ग है जो अति पिछड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मैसेज कन्वे हो रहा है या हो जाता है, तो भाजपा को तो बड़ी समस्या से हो सकती है। नहीं, ये तो हो रहा है मैसेज कन्वे। आप जब आप इन समाज के बीच में बैठेंगे, तो जैसे कई बार ये मीडिया पे आपको बात सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप उन लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो कह देंगे कि जो है हमारे साथ में जाती हो रही है और हमारी वैसी सुनवाई नहीं हो रही है, या हमारे साथ में चीज़ों की अनदेखी हो रही है। तो ये बातें तो हो रही है इसमें। क्या बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इसका संज्ञान ले रही है? अब ये तो क्योंकि कई बार वो कई सारे झगड़े उन लोगों के बीच में दिखते हैं, और ये कई बार लगता है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का वैसा तालमेल नहीं दिखता है।
हाँ, जिसमें कई बार खबरें ये भी आती हैं केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाएगा, तमाम चीज़ें हैं, वो लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। अभी तो खैर कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है, लेकिन बात यह है कि बेटर नहीं दिखती है स्थिति, जैसे कि खबरें अच्छा, देते एक हैं। मैं चीज़ ये रहेगी, अगर योगी आदित्यनाथ जो है उनकी सरकार के ऊपर जिस तरह के ठाकुरवाद के आरोप लग रहे हैं, अगर इसी तरह की सरकार कंटिन्यू रहती है 27 तक, तो क्या ये ठाकुरवाद सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है? जैसे इसका एक बड़ा उदाहरण आप पाएंगे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अब तक जो है कि जब बाई इलेक्शन हो रहे थे, उसके जब रिजल्ट आ रहे थे बाई इलेक्शन के, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, और उन्होंने इस बयान में कहा था कि सबको अपने पुरखों की याद आती है। इसमें मतलब ये था कि जब रामवीर सिंह जो कुंदरकी से जो विधायक हुए हैं, वो जब चुनाव लड़ रहे थे, तो ये हुआ कि उनको जो है, जो ठाकुर मुस्लिम थे उन्होंने वोट किया। और वही दूसरा मामला ये था कि जब सपा की नसीम सोलंकी जो है चुनाव जीतते हैं कानपुर से, तो ये हुआ कि हिंदू ठाकुरों ने जो है वो नसीम को वोट किया। मतलब ये तो एक चलाया भी गया परसेप्शन की लोकसभा चुनाव में ठाकुरों ने बड़ी संख्या में जो था वो इंडिया गठबंधन नहीं, तो को वोट उसमें दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बोला कि सबको अपने पुरखों की याद आती है। तो उनका कहने का था कि जो मतलब जो है मुस्लिम ठाकुर है, उन्होंने जो है भाजपा को वोट किया, और जो क्योंकि वहाँ मुस्लिम सपा प्रत्याशी ठाकुर थी, तो वहाँ पे हिंदू ठाकुरों ने उनको वोट दिया है। तो वो एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है दिख रहा है, मतलब उनकी बातचीत में जो दिख रहा है, उसके बाद में वो ताकत मिली है। मतलब ये है कि ये जो चीजें दिखाई जाती है जाति और धर्म वाली, तो धर्म उधर किनारे कर दिया जाता है, जाति हाँ, मुख्यतः मतलब रहती है। ये जाति मतलब पहला है, वो जाति जो है कई बार पार्टी के भी आगे चला जाता है, टूट जाता है, मतलब मामला जो है। अच्छा, तो अच्छा मैं ये देखता हूँ कि जैसे अभी अगर अति पिछड़ा छिटकता है भाजपा से और योगी ठाकुरवाद के आरोपी कंठ, तो उनके पास बेटर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है इस समय? देखिए, कई बार जैसे लोकसभा इलेक्शन में तो वो सपा में भी दिखा, और सपा में टिकट बंटवारे भी दिखे उनके जो है। और एक और भी चीज़ है, सपा की एक बेटर चीज़ ये रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में आप पाएँगे कि जैसे कि अभी जहाँ भी कोई घटना हुई है, सपा कुछ बहुत कर नहीं सकती थी, तो उसने अपने डेलीगेशन भेजा। तो लोगों का उसके प्रति थोड़ा विश्वास बढ़ा है इसको, कि वो डेलीगेशन जब जाता है, लोगों से बात करता है, और कई बार उसकी कुछ थोड़ी-सी आर्थिक मदद अखिलेश यादव कर देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव पर आरोप ये भी लगते हैं कि वो ब्राह्मण प्रेम में आकर कई बार गड़बड़ कर देते हैं, और जो जैसे कौशाम्बी वाला मामला था, उस पूरे मामले में वो मामला उल्टा हो गया, और वहां पर लोगों ने, जो पीड़ित पाल परिवार था, उसने सवाल ये भी किया अखिलेश यादव के डेलीगेशन से कि आप बताइए आप किसके साथ हैं, आप ब्राह्मण के साथ हैं या फिर आप इधर हैं। और अखिलेश यादव ने खुल के ट्वीट भी किया, ये लिखा कि इस पूरे मामले में सरकार जो है वो जातिवाद फैला रही है, और एक तरीके से ब्राह्मण पक्ष साथ खड़े नजर आए। लेकिन उसमें एक चीज़ ये पाई है कि देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया का प्रेशर इतना हो गया है कि उनको वो वापसी लेना पड़ा। इवन जैसे आप पाएँगे कि अखिलेश यादव का तो वो ट्वीट आया था, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष का उस पे क्या स्टैंड था? नहीं तो तो एक वो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड बड़ा है या प्रदेश अध्यक्ष का? लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि उसके बाद में उनको स्टैंड बदलना पड़ा, और उस डेलीगेशन को आपको मतलब पाल के घर पे उस प्रधान के घर भी भेजना पड़ा। तो ये एक चीज़ भी है कि चीज़ें जब उन्होंने सँभली, तो उसके बाद में चीज़ें बदली। लेकिन ये एक चीज़ है कि हाँ, मतलब चीज़ें जो है उनको ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें अब प्रेशर बनता है। मेन चीज ये है कि जब 17 में सरकार चेंज हुई, तो ये अति पिछड़ा जो जिसने भाजपा को वोट किया, ये बड़ी संख्या में सपा को वोट करता था, और परेशान हुआ ये तमाम चीजें, सिक्योरिटी का मामला रहा हो या कानून व्यवस्था कुछ भी रहा हो, ये उसके बाद फिर बीजेपी के पास गया। तो अब वापस जाने का इसका क्या मतलब लगेगा सपा के पास? क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर जो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है बीते 10 साल में? नहीं, ख़ैर मैं तो इस मामले में अगर एक लाइन में एक बात कहूँ, तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल इनके सामने है, वो सोशल सिक्योरिटी है। अभी मतलब बीजेपी से अगर आप उस कई मामले में देखेंगे, तो उस तरह का मोह भंग नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि जो बीजेपी के वर्कर, या ख़ासकर कहें कि एक जाति के लोग जो काम कर रहे हैं, उसकी सोशल सिक्योरिटी के सवाल पे ये सपा की तरफ मतलब मुँह खुला। अभी बीजेपी के पास भी चांस है यहाँ पे इन लोगों को अपने साथ रखने का? हाँ, अगर कल चीफ मिनिस्टर बदल गए, तो शायद चीज़ें बदल जाएँगी। अगर एक ओबीसी फेस कोई सामने आता है तो फिर हाँ, कोई मतलब ये दिक्कत हो नहीं है। सकता है, मतलब ऐसा भी इससे कुछ वैसी पार्टी से कोई उस तरह की नाराज़गी नहीं है। अच्छा, मतलब फेस से ना, योगी के फेस से तो वो नाराजगी है। कई बार क्या, जैसे उनसे भी जो नाराज़गी होने का सवाल हुआ, वो वही हुआ कि वो जो ग्राउंड पे उनके समाज के लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब जो उनकी वो जाति के लोग लग रहा है कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री है, हाँ, तो हमें छूट है कुछ भी करने का। मतलब ये अभी जो दिख रही है चीज़ें, अभी की खबरों से जो चीज़ें दिख रही है, समाज में जो चीज़ें दिख रही है, ये समाज जो डायलॉग कर रहा है, उसमें ये चीज़ें निकल अच्छा, रही हैं। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जैसे अति पिछड़े की जो पॉलिटिक्स है,
उसको मुख्य रूप से उभार कर लाने वाले मान्यवर कांशीराम हैं। हाँ। बिल्कुल, मतलब फ्रेम जो किया उन्होंने। लेकिन और वो अति पिछड़ा लंबे समय तक वोट भी करता था बसपा को। 2007 में भी वोट किया गया, लेकिन मैसेज एक कन्वे हुआ कि ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में वोट किया है। हालांकि अगर डाटा देखा जाए तो उसमें अति पिछड़ों का वोट ज्यादा था। तो क्या अति पिछड़ा वापस बसपा के साथ नहीं आ सकती? बसपा के साथ तो उससे कोई समस्या नजर आती ही नहीं है। नहीं, बसपा के साथ नहीं है, क्योंकि जब कांशीराम साहब इन सबको लेके आ रहे थे तो एक बात वो कहते थे, वो दलितों को शोषित कहते थे और इनको सह शोषित कहते थे कि मतलब दलित शोषित है और अति पिछड़ा सह शोषित है। और आप पाएंगे भी जब पहली सरकार 93 में बनी सपा बसपा के अलाई में, तो उसमें जितने भी अति पिछड़े जीत के आए थे सबको उन्होंने मंत्री मतलब ये बताते हैं कि हर जाति के व्यक्ति को जो था मंत्री बनवाया मंत्री बनाया। और फिर वो 95 वाली सरकार में भी रहे वो लोग, सारे लोग वो वहां पे भी मंत्री बने। तो ये था कि एक विश्वास लोग अति पिछड़े समाज में आया था, उनके नेताओं में आया था कि मान्यवर साहब उसको जो है, और लंबे समय तक वो उनके साथ में चल भी। तो क्या बहन जी की जब सरकार आती है 2007 में, तो ये विश्वास का बरकरार नहीं रह पाया? रिप्रेजेंटेशन कुछ कम हो गया अति पिछड़ों का? हाँ, मतलब उसमें आप देख पाएंगे तो उसमें पाएंगे कि बहन जी के अपने समाज के जो जितने कैबिनेट मंत्री थे उतने ब्राह्मण मंत्री थे। तो सवाल यह है कि उनका वैसा रिप्रेजेंटेशन और वैसी चीजें उनको नहीं मिली, या पूरी की पूरी मीडिया से लेकर हर जगह ये हल्ला हुआ कि ये पूरी सरकार जो है ब्राह्मणों की बदौलत बनी है। तो इससे और सेम आप यही मामला 2012 की सरकार में अखिलेश यादव के पाएंगे। वहां पे सिर्फ ये चेंज हुआ कि ब्राह्मण की जगह वहां ठाकुर उतने ही मंत्री थे। तो इससे मतलब उतने यादव थे और उतने ही ठाकुर थे। तो इससे तो एक चीज ये भी कंफर्म हो जाती है कि जो अति पिछड़ा है, जिसको एक तरीके से समझा जाता है कि वो पॉलिटिकली उतना एम्पावर्ड नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें देखता है। हाँ, मतलब उसके लिए सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है अगर उसके गांव में कुछ प्रभुत्ववादी जाति के लोग रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखता है, और जहां उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने की शुरुआत होती है वहां वो जाने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप पाएंगे, क्योंकि आप लोकसभा इलेक्शन से आप निकाल के देख लेंगे, और आप इनकी अगर विधानसभाओं में भी टिकट का मामला पाएंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि अच्छा, मैं अभी यूपी में बसपा जो है वो अति पिछड़ा और पिछड़ा कमेटी पे काम कर रही है। उन्होंने मतलब मैंने जो उनके तमाम चीजें पढ़ी हैं कि विश्वनाथ पाल जो हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उसका कार्यभार सौंपा हुआ है और वो अति पिछड़ों पर काम कर रहे हैं। तो क्या 2027 के चुनाव में अति पिछड़ा कमेटी और टिकट बंटवारा, क्या जो अति पिछड़ा का वोट किसी भी दल को दिलवा सकता है जो जितना बेहतरीन टिकट बंटवारा करेगा? देखिए, इसमें बसपा के लिए बेहतरी ये हो सकती थी कि ये जितनी घटनाएं हो रही हैं, बसपा इसको लेके एक मूवमेंट क्रिएट करे। अच्छा, अगर बसपा मूवमेंट की, जैसे बसपा क्या है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि बसपा कहीं लड़ती हुई दिख नहीं रही है। और क्या होता है कि भारत में एक मतलब आप चुनाव में पाएंगे यहाँ एक बड़ी अच्छी आदत है लोगों की, वो ये डिसाइड नहीं करते कि पहले किसको जिताना है, वो ये डिसाइड करते किसको हराना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि किसको हराना है, बीजेपी को हराना है। तो जब उन्होंने ये डिसाइड किया किसको हराना है, तो उसके बाद किसको जिताना है देखते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि फील्ड में फिर कौन है, लड़ने में नहीं, कौन मैं है। देखता हूँ कि विश्वनाथ पाल उस तरीके से जाते हैं जगहों पर, लेकिन खासकर मेन चीज है कि वो चीजें मीडिया में हाईलाइट नहीं हो जैसे पाती। कई बार क्या होता है कि ये बहन जी का जो अटैक है वो पूरा का पूरा कई बार सपा की तरफ दिखता है और बीजेपी की तरफ कम अटैक दिखता है। तो जब बीजेपी पे वो अटैक नहीं दिखता, क्योंकि फिजिकली और जो है मेंटली चीजें कहाँ पे जा रही है। अच्छा, मेन चीज ये है कि आपका अटैक किस पर है और ये मैसेज कन्वे होता है। जैसे कि क्या है कि जैसे लोगों को प्रॉब्लम्स किन लोगों से हो रही है और अटैक किस पे कर रहे हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि अभी जो है वो पार्टी सत्ता में नहीं है और अटैक उस पे हो रहा है, तो फिर लोगों को जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए को अपना फॉर्मूला बनाया और उसने टिकट भी उसी तरीके से बांटे, और उसका हमको ये दिखाई दिया कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई। उसमें एक चीज भी थी कि जैसे 2 सामान्य सीटों पे दलितों को भी टिकट दिया गया और उसका असर भी दिखा चीजों में। लेकिन उसके पीछे कहा जाता है कि पीडीए और मतलब संविधान बचाने का नारा था, और एक नारा एक ही चुनाव चलता है, उसके बाद अब अखिलेश यादव कुछ नया देखना। जैसे मैं यूपी में मतलब मैं नहीं मानता कि जैसे जो संविधान का जो पूरा मूवमेंट रहा है वो मान्यवर कांशीराम का मूवमेंट रहा है, और वो डे 1 से रहा है, जब से वो राजनीति में आए थे तब से लेके अब तक, और बाबा साहब को पूरा स्थापित करने में उनका बड़ा योगदान है। जैसे कि अगर संविधान का वो होता तो फिर क्या होता कि बसपा के पास जो वोट आ रहा था वो वोट उधर जाता, और बसपा का आप बहुत ही कम सीट पाएंगे जहाँ 1 लाख से कम बसपा वोट पाएगी, नहीं तो अधिकांश सीटों पे लोग बसपा जो है 1 लाख के ऊपर वोट पाई है। तो यानी कि उनके समाज का वोट तो उनको मिला है, लेकिन एडिशनल नहीं जोड़ पाए। वो एक अलग चीज होती है कि आप उसमें ऐड कर पाए कि नहीं कर पाए, वो एक मूवमेंट का सवाल है। बसपा जिस मूवमेंट से बनी थी उस मूवमेंट पर आज कायम नहीं है, तो
वो एक उसका भी सवाल है। और दूसरा ये भी है कि उसको जिसके खिलाफ होना चाहिए उसके खिलाफ ना होकर वो दूसरे के खिलाफ में है, तो वहां से भी चीजें मतलब है। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पॉलिटिक्स, अगर कांग्रेस की हम देखें तो मंडल कमीशन का विरोध कभी किया करती थी कांग्रेस, राजीव गांधी ने विरोध किया, राहुल गांधी ने उसको लेकर माफी भी मांग ली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी को ओबीसी में ऐसा क्या दिख रहा है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पूरी 360 चेंज हो चुकी एक तो खैर ओबीसी का बड़ा नंबर है, ये सबको सामने आ ही गया है कि ओबीसी बहुत है और बड़ा उसी नंबर। ओबीसी में सबसे ज्यादा गलत इमेज राहुल गांधी की बनी हुई है, परसेप्शन जो है वो उसी ओबीसी में सबसे गलत बना हुआ है। मतलब ये तो नहीं कह सकते परसेप्शन की राहुल गांधी का गलत बना नहीं, हुआ जो है। पप्पू वाला परसेप्शन बना हुआ था एक लंबे टाइम से जो आ रहा था, वो तो खैर इमेच्योर वो देखिए पॉलिटिशियन। वो कई बार वो राजनीतिक दलों के अपने काम होते हाँ, हैं, हालांकि वो वो समझ बाद में रिपोर्ट सामने आई कि इसको लेकर बहुत पैसा खर्च किया गया। कई सारी चीजें उसमें चलती रहती है। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से तो जो राहुल गांधी को करना चाहिए वो संगठन का काम है। राहुल गांधी को अभी भी संगठन का काम नहीं आता। मतलब वो हवाई चीजें चल रही हैं ऊपर ऊपर। हाँ, वो कई बार वो जो है वो ना ज्यादा विजुअलिटीज का सवाल चल रहा है कि दिखने जैसा मसला हाँ, है। कि मीडियम कौन ज्यादा दिखेगा। मतलब वो दिखने जैसा मामला है, तो मुझे लगता है कि संगठन बहुत मस्ट है। अगर राहुल गांधी संगठन नहीं कर सकते तो बहुत इलेक्शन अभी उनके हाथ में वो गणित नहीं आया जिससे इलेक्शन बदला जा सकता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने कितना काम किया, आपको क्या लगता है कि कुछ चेहरे कुछ शामिल किए गए हैं ओबीसी के, हालांकि प्रभारी उनके ब्राह्मण है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण है, नेता प्रतिपक्ष तो मोना मिश्रा वो ब्राह्मण है, हालांकि वो दो ही है तो ब्राह्मण वो है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या कांग्रेस ओबीसी को दे रही है अपने, मतलब राहुल गांधी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन की बात देश में करते हैं, उनके संगठन में कितनी है। दरअसल उसमें भी एक एक सवाल आता है कि जैसे कि वो ठीक है, मतलब वो हो सकता है कि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ओबीसी का, लेकिन उसमें एक सवाल आता है कि वो किन जातियों का हो रहा है, ये भी एक सवाल है। तो वो कई बार आप कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आप शायद उन्हीं जातियों का कर रहे हो जिन जातियों से बाकी की जातियां उनके साथ नहीं जाना चाहती। जैसे समाजवादी पार्टी जिस जाति जैसे का अभी मैं रिप्रेजेंटेशन कहूँ करती कि है। कल उन्हें ओबीसी ऑब्जर्वर बनाए, तो उन्होंने उस 46 की लिस्ट में 10 कुर्मी थे और 6 यादव थे। तो आप शायद वही नंबर आप लेके आना चाहते हैं, तो वो तो वोटर कहीं जा चुका है। हाँ, वो वोटर जैसे तो पहले किसी को वोट मैं कर रहा है। कांग्रेस में अभी भी कांग्रेस के मूवमेंट में ये पाता हूँ कि कांग्रेस कहीं भी मुझे नया वोट ऐड करती हुई नहीं दिखती। और इसकी एक बड़ी वजह है कि उसके जो नेता है राहुल गांधी, उनको संगठन नहीं आता, और ये एक बड़ी वजह है कि तो ओबीसी का जो दांव राहुल गांधी दिखा रहे हैं, दिख रहा है चलते हुए, वो ऊपर ऊपर दिख रहा है, संगठन में जब तक काम नहीं नहीं, इसके होगा। लिए तो मैं बताऊं, मैं ताल कटोरा वाले इनके कार्यक्रम में शामिल था, तो वहाँ के उनके जो अध्यक्ष थे 2018 में बनाए गए थे, वो शायद साउथ के थे। उन्होंने एक बात कही थी वहाँ पे उस कार्यक्रम में, वो बोलते हैं कि जब कांग्रेस सरकार में आई थी 2006 में 4 में, तो 6 में इन्होंने ओबीसी सेल खत्म कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने ओबीसी सेल बनाया 2018 में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 साल उन्होंने जो 60% की आबादी का नंबर है उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं, और उस बीच में राहुल गांधी अध्यक्ष भी बने हैं। हाँ, तो आप इन सारी चीजों को भी समझ सकते तो हैं। वो तो इससे इससे तो साफ पता लग रहा है कि राहुल गांधी बार बार हर चुनाव में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक नया वोट बैंक अपने लिए ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो ढूंढते तो मिल जाता। वो दिखावा कर रहे हैं, ढूंढ रहे प्रॉब्लम हैं। ये है कि उनकी समझ में ही नहीं है कि नया वोट बैंक क्या हो सकता है। शायद वो अति पिछड़ा हो सकता था जिस पे वो काम कर सकते हैं, जिसके पास अभी कोई रहनुमाई वैसी नहीं है। हाँ, मतलब उसका बड़ा कोई पॉलिटिकल और कई रिप्रेजेंटेशन भी बार नहीं आप दिखता है। जिस वोटर के पास जा रहे हैं, वोटर ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में जैसे राहुल एक गांधी। लंबे टाइम तक कांग्रेस ने मतलब दलित वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक पे ही काम किया, और अभी भी पिछले 40-50 साल से उस पर ही काम कर रहे हैं, और वोट जा चुका जो रिटर्न नहीं होना, और जो वोट छूटा हुआ है उस पर उसका कोई काम नहीं है। ये नया वोट तलाशने की तो उनकी कोई आपकी आपकी सलाह राहुल गांधी को ये होगी कि अगर ओबीसी वोट चाहिए तो अति पिछड़ों पे काम करें। अति पिछड़ों के साथ संगठन पे भी करें। हाँ, संगठन पे और अति पिछड़ों पे मतलब काम करें। संगठन में उनको नहीं आता, उन्हें थोड़ा सीख लेना चाहिए संगठन करना। अच्छा, जैसे मतलब ये कहना हुआ कि वो जिस वोटर पे वो फोकस कर रहे हैं, कुर्मी और यादव, वो पहले से समाजवादी पार्टी के साथ अलायन है। देखिए कुर्मी तो खैर किसी के साथ अलाई हाँ, नहीं, वो कुर्मी तो अब नंबर का मसला है। हाँ। वो भाजपा के साथ भी जा सकता है, वो जो है बसपा के साथ भी जा सकता है, वो सपा के साथ भी वो, और आप अगर कहेंगे तो यूपी का कुर्मी अपने प्रत्याशी के साथ जाता है, और वो प्रत्याशी किस पार्टी का है वो उस पर डिपेंड करेगा। यादव को सबको पता है कि यादव मोस्टली बड़ा नंबर किनके साथ में है, तो ये तो वोट नहीं है। बाकी जो और जातियां उनको जोड़ा जा सकता है। अच्छा, यूपी की कई सारी ऐसी पार्टीज भी हैं जो खासकर ओबीसी जातियों की बात करती है, हाँ, जैसे अनुप्रिया पटेल हो गई, राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, और इसमें बाबू सिंह कुशवाहा भी, उनका भी एक दल है, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से हैं, पल्लवी पटेल हो गई।
तो क्या अगर 2027 के चुनाव में भाजपा को हराने के लिए क्या जो इस समय संगठनिक ढांचा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन दिखाई दे रहा है, ये हराने के लिए कारगर है, या फिर इन छोटी जातियों को लेकर अगर कोई तीसरा मोर्चा ही बनता है तो वो भी बड़ी टक्कर दे सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो प्रयोग अखिलेश यादव ने लोकसभा में किया वही प्रयोग शायद उनके लिए बेटर हो जाएगा कि वो विधानसभा में भी ऐसा ही प्रयोग करें। अच्छा, वही जो मतलब टिकटों टिकट वितरण जो का जो है। है और उनकी लीडरशिप को जगह देना, और दूसरा जो मतलब उन्होंने जो अपना फोकस जयंतियों को लेके किया, और फिर उसके बाद में जो ये जितनी भी कैजुअलिटीज हो रही है या जितनी भी लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही है, वहाँ पे वो डेलीगेशन और उनकी लड़ाई लड़ना, ये मुझे अच्छा, लगता है। कुछ कुछ एक सवाल ये भी कहा जाता है कि संजय निषाद, एससी आरक्षण नहीं दिया गया निषादों को, तो क्या संजय निषाद भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, और भाजपा का साथ छोड़कर क्या वो भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए एक चीज़ थी कि एक मामला हुआ था, जैसे एक धर्मात्मा निषाद एक महाराजगंज का लड़का था और उसने आत्महत्या कर ली थी संजय निषाद के बेटे पर कई लोगों पे एलिगेशन लगाते हुए। उसके बाद निषादों का उसके प्रति थोड़ा मोह भंग हुआ है। मतलब वो डॉक्टर संजय निषाद के साथ में वैसा जो है उनका मामला अब नहीं उस तरह का दिख नहीं रहा है, जैसे कि वो पॉलिटिकल था मामला दिख रहा है। तो आप देखिएगा जैसे कि वो मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव में उतना इफेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, क्या वो अपनी कास्ट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलाइज करवा सकते हैं? अगर वो साथ, हालांकि वो छोड़ नहीं दिखते नहीं है इस समय किसी भी तरीके से भाजपा का साथ छोड़ते हुए, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे? दोनों में सवाल दोनों में रहेगा, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर में। जैसे कि ओम प्रकाश के पास में राजगुरु का एक बड़ा तो वोट दिखता है, मतलब एक है चीजें हैं, लेकिन इधर बीच में जैसे सपा के पास में भी 2-3 बड़े राजभर राजभर नेता है। नेता, और उसमें ये भी मानते हैं कि जैसे कि ऑपरेशन सिंगूर पे पहले बोलने और ज़्यादा टाइम जो है इनको दिया, जो ये रमाशंकर विद्यार्थी को दिया, तो अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव की एक रणनीति ये भी चल रही है कि उनके समाज मैसेजिंग की कर जो रहे हैं। लीडरशिप निकालने का, उन्हीं समाज से निकालने का वो चल रहा है। लेकिन ये है कि ओम प्रकाश के पास वोट है, ओम प्रकाश के पास चीजें हैं और अपने बात समाज की। अनुप्रिया पटेल की बात कीजिए, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के पति जो है आशीष पटेल, उनके और योगी जी के बीच के अगर हम तमाम रिश्ते देखते हैं तो यूपी में एक बड़ा ड्रामा दिखाई देता है। आशीष पटेल खुलकर आरोप लगाते हैं कि मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार खर्च कर रही है। खासकर आरोप सीधे योगी आदित्यनाथ पर ही लगा देते हैं, और उसके बाद फिर चीजें इधर उधर होती हैं, और उससे ऐसा महसूस होता है कि शायद अगर या तो वो दिल्ली और लखनऊ के बीच की कला दिखाई देती है, या फिर अगर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पाता है, आशीष पटेल के साथ ऐसा ही चलता है, तो क्या अगर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल भाजपा का साथ छोड़ेंगे तो क्या भाजपा को नुकसान हो और अकेले कुछ कर पाएंगे? अकेले जाके तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे। मतलब वो भी अगर उनमें इतना दम भी आया है, इतने सारे नंबर्स आए हैं उनके, तो एक उसका बड़ा कारण जो है बीजेपी ही है। मतलब बीजेपी के साथ ही जाने से उनको ये नंबर आया है। अकेले तो वैसा मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह से। अच्छा। और दूसरा ये जो इनका झगड़ा है, तो वो आप वो बात सही कह रहे हो, कई बार ना वो दिल्ली का झगड़ा दिखता है। और क्योंकि ये जितने भी एलआई है सारे के सारे ये दिल्ली के दिए हुए एलआई है। ये दिल्ली के एलआई हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल रहेगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अभी एक हाल ही में खबर आई जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर, लक्ष्मी नारायण जो हैं उन्होंने पनौती कह दिया। मैं इस सवाल मेरा थोड़ा इससे हट के ये है कि बीजेपी छोटी-छोटी पार्टियों को अपने साथ लेती है, और एक आरोप बीजेपी पर लगता है कि जो छोटी पार्टियां भाजपा के साथ जाती हैं वो अपना वोट वहां पर अनलोड करके और फिर वो खत्म हो जाती है, इनको भाजपा फिर अगले चुनाव में पूछती नहीं है। लेकिन एक तो चीज क्या 2027 के चुनाव में ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जयंत चौधरी के साथ? एक एक चीज इसमें कही जा सकती है गौरव भाई, कि जैसे कि लक्ष्मी नारायण एक बात सही कह रहे हैं। वो एक बात ये सही कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण, कि वो जो बोल रहे हैं ना कि जैसे क्या है कि दरअसल जो वोटर जो है ना वेस्ट यूपी में है, आप पाएंगे उससे कि वो अक्सर ना यहाँ के जाट, क्योंकि लोकदल का वोटर जाट है, तो जाट के खिलाफ रहा है। एक बड़ा नंबर है कि जो उसके खिलाफ रहा है, और खासकर अति पिछड़ी जाती है तो उसके खिलाफ ही जाती है, अक्सर वो उसके तो उसके खिलाफ पीछे गांव का जाती है। सामाजिक जैसे ढांचा आप और देखिए लोकदल जब सपा के साथ था तो वो सारे लोग भाजपा के साथ आ रहे थे, और जैसे ही लोकदल जो है भाजपा के भाजपा के साथ। साथ आया तो वो सारे लोग सपा के साथ आ गए। और इसमें आप पाएंगे कि पहले चरण में वो 8 में से 7 सीटें हार गई थी। तो इसकी एक बड़ी वजह तो है कि वो सारी की सारी, तो ये विधानसभा में भी आपको नजर आएगा कि वो जो वोट है अति पिछड़ों का, उनका वोट शायद मुझे लग रहा है कि पिछले जो मतलब यहाँ के जो रहे हैं, जैसे अभी जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि किस किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका जाता है, तो शायद उस कम्युनिटी ने एक बड़े पैमाने पे उन लोगों को वोट नहीं डालने दिया।
तो ये एक बड़ी वजह रही है, या उनके साथ में उनका बहुत अच्छा बर्ताव नहीं रहा है। अखिलेश यादव पर बार बार आरोप लगते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के, मुस्लिम पार्टी होने के, मुसलमानों के फेवर करने के। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा चंक है मुस्लिम वोटर का, इतना है कि अगर वो निर्दलीय भी लड़े तो निर्दलीय विधायक जीत सकते हैं वहां से, अगर मुस्लिम एक तरफा वोट करे तो क्या अति पिछड़े को दिक्कत नहीं होगी जब मुस्लिम एसोसिएट होगा समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं नहीं, एक आपको मैं एक और बात बता दूं कि आप अगर एक चीज पाएंगे, आप देखिएगा कि 2014 के इलेक्शन में, 14 के इलेक्शन में, और वो भी 13 के दंगों के बाद में, अति पिछड़ा वोट ज्यादातर सपा को गया था। उसके पीछे कारण? उसके पीछे का कारण था कि उस एक तो जैसे मुलायम अखिलेश यादव ने कई सारी जातियों को एससी का दर्जा दिया था, उसमें जो बड़ा नंबर था और उन जातियों का, समाजों का था, तो वो वोट गया था। आप इसमें बागपत लोकसभा में लेंगे तो सपा दूसरे नंबर पे थी और चौधरी अजीत सिंह तीसरे नंबर पे थे। तो ये मुसलमान फैक्टर उनका कभी नहीं रहा है, वो अपने इशूज पे गए हैं। उनके वो 3 इशूज है, तो जो सोशल बीजेपी सिक्योरिटी और जो है आत्मसम्मान, और उसके बाद में जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो ये उनका बड़ा सवाल है, उनका सवाल मुसलमान वैसा है ही नहीं। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो गई है, कल मामला फतेहपुर वाला मामला आया, उसके बाद उससे पहले हमने देखा, इससे पहले एक और मामला चल रहा था, कावड़ वाला मामला था, तमाम चीज। तो क्या योगी आदित्यनाथ अति पिछड़ा फैक्टर को दबाने के लिए अपनी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसको और इम्पोज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं? देखिए, इसकी एक तो बड़ी वजह ये है कि आप उनकी यात्रा देखिए, वो आए कहाँ से हैं। और जब आप उनकी यात्रा पाएंगे तो शायद वो आए ही है मठ से, और वो जो पूरी की पूरी उनकी याद जन रही है, तो वो उनकी राजनीति में भी झलकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहते कि प्रदेश के ऊपर ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, जो अति पिछड़ा वाला फैक्टर है, क्योंकि जान तो वो भी रहे ना कि ठाकुरवाद किस तरीके से और अत्याचार किस तरीके से हो रहा है, अति पिछड़ों में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करने के लिए वो धर्म वाला एंगल जो है उसको बढ़ा चढ़ा के आगे ला रहे हैं। क्योंकि जो नाम कल सामने आया फतेहपुर वाले मामले से, वो पाल समाज का जिला अध्यक्ष है। हाँ, वो चल भी रहा, अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने उसको शेयर किया। वो पाल समाज का जिला अध्यक्ष है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो है इस अति पिछड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर रिलीजन की पॉलिटिक्स को और इम्पोज कर रहे हैं? हालांकि मैं तो उसमें ये भी मेरी इंटरेस्टेड है कि वो जो दूसरा उसमें जो वर्कर था, जो समाजवादी पार्टी का, तो पप्पू सिंह चौहान, वो किस समाज का था, वो भी देखना चाहिए कि वो किस समाज का है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण है कि अभी मतलब चल रहा है। पप्पू सिंह चौहान ठाकुर हो सकते हैं? हाँ, मुझे पता नहीं उनकी कास्ट का, क्योंकि वो फतेहपुर सीकरी के उधर के लोग मुख्यतः चौहान जो लिखते हैं पश्चिम में, वो राजपूत या क्षत्रिय लिखते हैं। अगर आप पूर्वांचल में जाएंगे तो उधर वहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग भी लिखते हैं। हाँ, पता नहीं, लेकिन हो सकता है, वो देखना चाहिए कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई, आपसे बात करने के लिए। तमाम उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा पॉलिटिक्स पर हमने इनसे बात की। आप अपनी राय, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।